अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना केसेस 1.5 लाख तक पहुंच गए हैं। 2800 अमवात हैं और 111 अमवात पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। और हुकूमत ने कोरोना केसेस के बढ़ने और अमवात में इजाफे की जिम्मेदारी अवाम पर डाल दी है। आज वजीर इत्तला शिबली फराज साहब ने यह कहा है कि अगर ईद पर अवाम SOPs की पाबंदी करते तो शायद इतनी अमवात ना होती। तो अगर आप अवाम पे डाल रहे हैं, और अब पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तो अवाम को जाहिल तक कह दिया। तो जिस अवाम को आप जाहिल समझते हैं, इन पे आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों डाली कि अवाम SOPs की पाबंदी करेंगे? ये एनफोर्समेंट तो आपको करनी थी, आपने पाबंदी क्यों नहीं की सारे मामले की? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ नाज़रीन यह है कि आज कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में कोरोना वायरस हुकूमत ने ज़बरदस्ती फैलाया। और इस सारे मामले में आज काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बैरून मुल्क यानी कि गैर मुल्की परवाज़ें खोलने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की है कि जो हमारे अरब कंट्रीज़ के अंदर जो पाकिस्तानी फंसे हैं, बिलखुसूस वो लोग जो कि वहाँ पे मुलाजमत से फारिग हो चुके हैं, उन्हें फौरी तौर पर वापस लाने के लिए गैर मुल्की परवाज़ें जो है वो खोली जाएँ और उनकी तादाद जो है वो बढ़ाई जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट मामला नाज़रीन, जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन के साथ हमने इस वबा से निजात हासिल करनी है और इसके नुकसानात को, डैमेजेस को कम करना है। वहीं आज इमरान खान साहब कराची पहुंच रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट दौरे पे, 2 दिन का दौरा है, लेकिन इन 2 रोज के दौरान वो उनके पास इतना टाइम नहीं कि सिंध के वज़ीर आला के साथ भी वो की मुलाकात करें, उनके साथ वो की मामलात डिस्कस कर सकें इस वबा के हवाले से। और नाज़रीन, जिस तरह से कल भी आपको हमने खबर दी कि लाहौर के अंदर बहुत सारे एरियाज आज रात 12 बजे से सील हो रहे हैं। कराची के अंदर भी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं कई इलाकों में, वो भी अगले 24 घंटों के दौरान सील कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद के अंदर I8 और I10 सेक्टर्स को सील किया जा रहा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे भारत के सर पर जो जंगी जुनून सवार है और भारत के जो तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं, इस वक्त वो पूरे खित्ते के अमन के लिए एक खतरा बने हुए हैं। आज जिस तरह से चीन के साथ भारत की झड़प हुई है लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जहां पे 3 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं, जिनमें उनका एक कर्नल भी शामिल था, जिससे अब भारत के जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है, नेपाल उससे तंग है, चीन उससे तंग है, पाकिस्तान तंग। तो ये खित्ते के अमन को कितना मुतासिर कर सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर हमें इन हालात के अंदर किस तरह की यकजहती की जरूरत है, सारी सूरत हाल पर बात करने के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नबील गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और वसीम बदामी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार। और तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन उनकी कोई और कमिटमेंट आ गई है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम में आगे चल के तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन भी हमारे प्रोग्राम में होगी। पहले बात कर लेते हैं नाजरीन, जो हुकूमत अब अवाम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी डाल रही है, चूंकि केसेस जो हैं वो 1.5 लाख से बढ़ चुके हैं और अमवात जो हैं 2800 तक पहुंच चुकी हैं, और आए रोज अमवात भी बढ़ रही है, केसेस की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। पिछले 2 रोज से कमी केसेस में किसी हद तक हुई, लेकिन टेस्टिंग पे सारा मामला मुनसिर है। लेकिन जो अवाम पे मामला डाला जा रहा है, ये बड़ा तशवीशनाक है। आज शिबली फराज साहब ने बात की, इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म भी बात कर चुके हैं कि अवाम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। आज भी उन्होंने अवाम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली। उन्होंने क्या बात की, जरा सुन लें जी। हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं रहते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। जो SOPs थे वो बदकिस्मती से, जो स्पेशली जो ईद के दौरान में जो शॉपिंग हुई, उसकी वजह से हमारी जो शरह थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोगों ने उस SOP का एहतराम नहीं किया। ये कौम ने जिम्मेदारी नहीं लेनी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? अब ये जिम्मेदारी आज अवाम पे डाली जा रही है, जब केसेस 1.5 लाख से बढ़ गए हैं। और यास्मीन राशिद साहिबा ने तो अवाम को जाहिल तक कह दिया। उन्होंने क्या बात की थी, किस कॉन्टेक्स्ट में की थी, जरा वो भी सुन लें जी। यास्मीन राशिद साहिबा ने लगता है लाहौरी खास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। ऐसी कौम है जो बात मानती नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग। अब नाज़रीन, जब अवाम को जाहिल करार दिया जा रहा है, कोरोना वायरस के फैलाव की जिम्मेदारी भी अवाम पे डाल दी गई है, अमवात में इजाफे की जिम्मेदारी भी हुकूमत ने अवाम पे डाल दी है। अब हुकूमत क्या करती रही है? पहले दिन से जब पाकिस्तान के अंदर ये वायरस आया, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का और उनके वज़रा का कोरोना वायरस के हवाले से, इस बीमारी के हवाले से क्या मौक़िफ़ रहा है, क्या बयानात वो देते रहे हैं? आज उसके उलट वो बयानात दे रहे हैं, लेकिन अवाम शायद उन्हें अंडरस्टैंड ना कर सके, चूंकि पहले मौक़िफ़ कुछ और रहा। पहले मौक़िफ़ क्या रहा, क्विकली जरा ये भी सुन लें जी। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई
एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। अगर जरूरत नहीं भी होती तो लोग मास्क पहनना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल शख्स जिसको किसी किस्म की कोई अलामत नहीं और जो कोरोना वायरस के मरीजों को उनकी देखभाल नहीं कर रहा, इसके अलावा किसी शख्स को मास्क पहनने की जरूरत नहीं। पहले दिन से मैं आपको बता रही हूँ 80% पैनाडोल के साथ ही रिकवर कर लेंगे। अब नाजरीन, ये वो बयानात आपने सुने, आज उसके यकसर उलट बयानात आ रहे हैं कि इसे फ्लू ना समझें और अब मास्क पहनने के बारे में ज़्यादा पाबंदी का कहा जा रहा है कि मास्क पहने जाएं, ताकीद की जा रही है, लेकिन फिर भी नाकामी का सारा मलबा आवाम पे डाला जा रहा है। वसीम बदामी साहब, ये जो रविश है, ये जो रवैया है कि फैसला साजी में आपने ताखीर की, आज कराची के अंदर भी हम देख रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं कि वहाँ पे भी कई इलाके सील किए जा रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, पंजाब के अंदर कई इलाके सील हो रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर कई इलाके सील हो रहे हैं। यही फैसले पहले कर लिए जाते तो आज शायद किसी हद तक आप नंबर ऑफ केसेस को थोड़ा सा कंटेन कर सकते थे, और अब इस नहज पे आके सारी जिम्मेदारी अवाम पे डाल देना, क्या कहेंगे इस रवैये पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर बात ये हो कि भाई क्या हुकूमत को एक लम्हे को साइड पर रख दें और आवाम ने हमारी जिस अंदाज से कोरोना से रिस्पॉन्ड किया है वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं, मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आवाम ने अपनी जिम्मेदारी सही निभाई? बिल्कुल भी नहीं निभाई। बिल्कुल। बल्कि हमें तो इस तरह के बुनियादी सवालों का ही सामना करना पड़ा कि भाई ये वसीम भाई, कोरोना नाम की कोई चीज है भी या नहीं है? ये तो कोई अमेरिकी साजिश नहीं है, ये तो यहूदियों का एजेंडा नहीं है। ये तो ऐसा है कि जनाब शायद हुकूमत पाकिस्तान को पर बॉडी $3000 मिलते हैं WHO की तरफ से, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान खुद बंदे मार देती है। अच्छा, मेरा तो जवाब ये था कि भाई अगर आपको ये अमेरिकी, यहूदी, सेहूनी, इसराइली साजिश भी लगती है तो भी आपको पता तो है ना कि यार हाथ मिलाने से फैल रहा है, तो यार हाथ ना मिला के साजिश को नाकाम कर दो, उनके मुंह पे मार दो इस साजिश को। लेकिन अवाम ने काम नहीं करी, तो ये तो मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ अवाम ने इस अंदाज से रिस्पॉन्ड किया, ये तो तय। हैविंग सेड दैट, मिनिस्टर्स डोंट टॉक लाइक दैट, ये जबान और ये अल्फाज और ये टोन नहीं होती जिस तरह यास्मीन साहिबा की थी। और एक लम्हे को सोचिए कि ये टोन किसी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने किया होता, अपनाया होता, और पीटीआई ऑपोजिशन में होती, उस वक्त बेड़ा गर्क कर देना था। पीटीआई ने उस लीडर की ऐसी की तैसी कर देनी थी सोशल मीडिया पर, मेनस्ट्रीम मीडिया पे, कि देखो ये आवाम दुश्मन और चोर और डकैत और पता नहीं क्या क्या है। तो ये बात, और फिर आखिरी बात यही कि भाई आवाम लीडर्स की तरफ देखती है, क्या आवाम ने तो अपना किरदार से अदा नहीं किया है? तो मैं खुद कह रहा हूँ, क्या आपने अपना किरदार से अदा किया? नहीं किया ना। आप कल तक कहते नजर आए कि फ्लू है, गुजर जाएगा, फिर आप उसके बाद कहते नजर आए कि आवाम समझ मानती नहीं है, आवाम तो कहती है फ्लू है, गुजर जाएगा। तो भाई जब आप कह रहे थे फ्लू है, गुजर जाएगा, तो आवाम ने यही समझना है ना। आपकी लॉकडाउन के हवाले से खास राय रही, अब आकर आपने 3 दिन पहले या 5 दिन पहले अपने खिताब में कहा कि मैं सख्ती करूंगा, SOPs फॉलो नहीं बंद करूंगा। ये काम जब आपने पहली मर्तबा लॉकडाउन लिफ्ट किया था तब होना चाहिए था। तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने भी अपना किरदार अदा नहीं किया, और गवर्नमेंट इज टू बी ब्लेम्ड मोर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज गवर्नमेंट। इसकी तरफ हम देखते हैं, एंड फेडरल गवर्नमेंट का ज्यादा बड़ा किरदार होता है, वो नजर नहीं आया हमें किसी भी फ्रंट पे, और उसके हम नताइज भुगत रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। यानी अवाम को भी किसी हद तक जाहिर उन्होंने ताउन नहीं किया, लेकिन ओवरऑल जो मिक्स मैसेजिंग रही वो भी इसमें उसने एक बड़ा रोल प्ले किया। अवाम आज अगर नहीं मानते इस वायरस को, और अगर नहीं मान भी रहे, तो फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है कि आप उस पर एग्रेसिव कैंपेनिंग आप करें, बताएं आवाम को, आगाही मुहिम चलाएं, बताएं हर बंदे को कि भाई खतरा है आपके लिए। जब आप खोल देंगे सारा कुछ तो फिर आवाम को ये लगेगा कि शायद खतरा टल गया है। बहरहाल जो भी है इस पे अब इसमें एक बात और समझ कि अगर आप खोलने के इतने ही हामी थे तो ठीक है, आपकी राय है, तो फिर तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जिस दिन आप खोलते, रमजान से कुछ दिन पहले आपको तो पता था कि आप खोलने वाले हैं, तो पहले लम्हे से इतनी स्ट्रिक्ट SOPs होती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जिसने SOPs फॉलो नहीं किया वो बंद होता, वो मार्केट बंद होती, वो इलाका बंद होता। वो आपने अब लाकर किया है 5 दिनों पहले, जब मुल्क में तकरीबन 2 लाख बंदा अफेक्ट हो गया और इतने हजार बंदा मर गया। बिल्कुल सही है, यानी फैसला साजी में ताखीर हुई है, और बर वक्त फैसले होते तो शायद आज केसेस की तादाद भी कम हो सकती थी। हम बात की भी आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान फिर से गवर्नमेंट को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कोरोना वबा में हुकूमत की पॉलिसीज को जो उनकी फैसला साजी रही है, उन्होंने क्या बात की, जरा सुन लें। सुनाए जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। ये फैसलों की वजह से आपने कोरोना वायरस को जबरदस्ती अब फैलाया है। आपके बजट में जब आप जानते हो कि ज्यादा मरीज होंगे, ज्यादा अमवात होंगे, ज्यादा केसेस होंगे, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस होंगे, तो क्या तैयारी है? नबील कबूल साहब, अब हुकूमत का नुक्ता नज़र मौक़िफ़ पहले दिन से बड़ा वाज़ेह है। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो हम नहीं कर सकते, उससे गुर्बत फैल सकती है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा पहले भी है, मज़ीद बढ़ेगी और बढ़ भी रही है, लोगों को हम भूखा नहीं मार सकते। ये पॉलिसी तो पहले दिन से बड़ी क्लियर है।
लेकिन सिंध के अंदर आपने ऐसा क्या मुख्तलिफ कर लिया है, चूंकि शरह-ए-अमवात वहाँ पे भी ऐसी है जैसी पंजाब या दीगर सूबों के अंदर है, केसेस बढ़ने की रफ्तार भी वहाँ पे ऐसी है जैसे दीगर सूबों या दीगर शहरों के अंदर है, तो आपने वहाँ क्या मुख्तलिफ कर लिया जो वफाक में नहीं हो रहा था? सारा कुछ आप वैसे ही कर रहे हैं, फिर तनकीद सिर्फ वफाकी गवर्नमेंट पे, आपके पास सिंध था, आप कुछ मुख्तलिफ कर सकते थे, आपने नहीं किया, सारी जिम्मेदारी अब आप ही वफाक पे डाल रहे हैं। देखिए समर, आपको पता है कि पहले दिन से जब पहला केस आया तो पहले दिन से हमने जो है लॉकडाउन लगाया सिंध में, और लॉकडाउन ही सियासत की नजर हो गई। ये जो सियासत 2020 की जो सियासत थी पीटीआई की और अपोजिशन की, वो लॉकडाउन की सियासत थी सही। और ये कोरोना की सियासत थी। अब क्या सियासत थी कि सिंध में लॉकडाउन जब लगा तो आपको पता है डेली केसेस 500 से ऊपर नहीं जा रहे थे, और हमने कहा हम ये लॉकडाउन किसी सूरत में नहीं हटाएंगे, लेकिन हमें बाकायदा प्रेशराइज किया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और हमें जो है मैं मतलब आपको नहीं बता सकता हूँ कि बहुत सारे तरीकों से हमें थ्रेट भी किया गया, और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन भी लेकर आ गए। देखें, बात यह है कि ये कोरोना के केसेस बढ़े कैसे। बिल्कुल वसीम ने सही कहा, ये कोरोना के केसेस नहीं बढ़ते अगर हम ईद तक भी सब्र कर लेते, अगर ईद तक भी लॉकडाउन कर लेते। ईद में ये जितने आज आप देख रहे हैं 5-5, 6-6 हजार जो केसेस आ रहे हैं, ये सिर्फ इसी वजह से आ रहे हैं। अब ये कहते हैं लॉकडाउन हम कर नहीं सकते, दिहाड़ी वाले किधर जाएंगे। और भाई, कोई भूख से पाकिस्तान में नहीं मरा है, लेकिन आपने जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन खोला, आज आपके वजह से हम आपको इसलिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपके नरमी के वजह से 2800 अमवात हुए हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह एक ब्रिटिश सर्वे ने कहा है, अल्लाह ना करे वो सही हो, कि डेली के 80,000 लोग जो है उनकी अमवात होगी। आपके असद उमर ने क्या कहा बजट के इजलास के अंदर अपने स्पीच में कि 10 से 12 लाख तक जाएगा जून के एंड तक। तो जब आप लोग इस वक्त खुद इतने पैनिक में आ गए हैं, आप लोग खुद इतने घबरा गए हैं, क्योंकि आपका जो मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड है लाहौर और पंजाब, वो सबसे ज्यादा मुतासिर है। तो अब आप सोच रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन करें। मुझे स्मार्टफोन का तो पता है कि उससे किस तरीके से काम चलता है, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन का मुझे अभी तक नहीं आ रहा है। सर, मैं आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ स्मार्ट लॉकडाउन क्या। स्मार्ट लॉकडाउन ये है सर कि जिन इलाकों के अंदर, जिन लोकेलिटीज के अंदर ज्यादा केसेस कोरोना के सामने आते हैं, उससे आइसोलेट यानी बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। वो लोग बाहर ना आए, बाहर के लोग उस इलाके के अंदर ना जा सकें। आपको पता है कि 14-15 रोज के बाद इस वायरस की लाइफ इतनी है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, वो खत्म होगा तो फिर इसका स्प्रेड जो है वो कम किया जा सकता है। तो ये लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन के पूरा एरिया बंद ना करें, जिस एरिया में केसेस है वो एरिया बंद कर दिया जाए। तो जो आपने थ्रेटन करने की बात की है, थ्रेटन किसने किया आपको लॉकडाउन उठाने के लिए? किसने धमकियां दी? तो मैं समझता हूं कि देखें, इस वक्त कोरोना की सियासत चल रही है, तो वो सियासत में सिंध हुकूमत को भी धमकी दी गई कि हम गवर्नर रूल लगा देंगे सिंध में। और ये तो मुतालबा आता रहा है, सिंध से मुतालबा आता रहा है, सेंटर से तो इस चीज को नेगेट किया गया है, किसी ने नहीं माना इसको। नहीं, सिंध से मुतालबा आता रहा है, बल्कि थ्रेट किया गया है, वफाक से भी आया है। अच्छा, वफाक से भी आया है, लेकिन उन्होंने ओपनली नहीं। वफाक ने भी कहा कि हम मेडिकल इमरजेंसी लगा के सिंध में गवर्नर राज लगा देंगे, क्योंकि आप लोग जो है 18 अमेंडमेंट का फायदा उठा रहे हैं। और 18 अमेंडमेंट का भी कहा गया कि इस बजट सेशन के बाद फौरी तौर पर हम इजलास बुलाएंगे जिसमें आप हमें सपोर्ट करें 18 अमेंडमेंट के खात्मे के लिए। हमें बाकायदा थ्रेट किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, नैबजदा किया जा रहा है। और ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे धमकियां दी गई या किस लेवल पे हुई? और ये वज़ीर आला साहब को दी गई, बिलावल भुट्टो जरदारी को किसको दी गई, किसको कन्वे हुई? बिल्कुल 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 फेडरल लेवल में सब आ जाते हैं। अब मैं एक एक का नाम नहीं लूं, और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे हेड कर रहे हैं सारे मामलात को। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि जब आप इस वक्त जो है, इस वक्त आप एक तरफ कोरोना से भी लड़ रहे हैं, और इस वक्त आपको अपनी हुकूमत भी बचानी है। आप इस वक्त आपको जो जिन्होंने लेकर आए हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया, मैं कभी नहीं कहूंगा कि जिन्होंने आपको सेलेक्ट किया, मैं कहूंगा जिन्होंने आपको वोट देकर यहाँ बिठाया, वो भी सर पकड़ के बैठे हैं कि हम कैसे नालायक लोगों को लेकर आए हैं। ठीक है, ऐसे नालायकों को, जिनसे कोई लैक ऑफ गवर्नेंस एक अलग बात होती है, और लैक ऑफ गवर्नेंस की वजह से लोगों को मरवाएं, वो एक अलग क्राइम है। ठीक है, आप आज देख लेना, ये बात रिकॉर्ड कर लेना
कि इस पे कमीशन बनेगी, आप देख लेना, कोरोना पे कमीशन बनेगी और यही हुक्मरान जो है इन्हीं पे केसेस बनेंगे कमीशन रिपोर्ट के बाद। जिम्मेदारों का तयन होगा। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना, तनकीद तो आप करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने मुतबादल भी देना होता है। इस वक्त तनकीद तो हम बहुत सुन रहे हैं PMLN की तरफ से, मुतबादल भी दें कि इस वक्त जिन हालात में हम पहुंच चुके हैं, आज की मैं बात कर रहा हूं जब 1.5 लाख केसेस हो चुके हैं, 250 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं, इस वक्त अब क्या बेहतरीन हल है? ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी गवर्नमेंट ने अब इख्तियार की है, लाहौर के अंदर कई इलाके सील कर दिए गए, कराची के अंदर कई इलाके सील हो रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर सील हो रहे हैं, अब यही बेहतर है कि हिकमत अमली है और आप इसे सपोर्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए समर साहब, ये वक्त भी नहीं है और ना ही इस वक्त सियासी स्कोरी का वक्त है, बल्कि ये एक ऐसा वबा जो है, एक ऐसा अजाब है जिससे पूरे पाकिस्तान की कौम गुजर रही है और पूरी दुनिया के लोग इससे गुजरे हैं। बिल्कुल। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत को ये बता रहे थे, बार बार बताया कि जब दुनिया के बेहतरीन तजर्बे मेहरबानी करके उनसे फायदा उठाएं और अपना तजर्बा न करें। और अभी तक इस मर्ज को काबू करने का सबसे बेहतरीन तजर्बा जो इस वक्त तक वाज़ेह आया है, जिन ममालिक ने किया है, वो अगर चाइना ने किया है, ताइवान ने किया है, साउथ कोरिया ने किया है, कुछ और ममालिक ने किया है, उसमें सबसे बेहतरीन था कि उसने सोशल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट करवाया है, लोगों को लॉकडाउन में रखा है, लोगों को निकलने दिया, जूम नहीं होने दिया और समाज को फैलने नहीं दिया, और जिन इलाकों में थी उधर ही उनको कर्टेल किया है उधर ही, ताकि ये खत्म की जाए। ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन से लॉकडाउन की सियासत पर, मैंने अभी कुछ दिन पहले सेनेट में 2-3 दिन पहले तकरीर करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर लॉकडाउन से कोई मसला है तो ये अल्फाज चेंज कर लें, मेहरबानी करें, वो कोई और अल्फाज रख लें अगर उनको कोई मसला है, लेकिन मेहरबानी करके हम इस आग में ना धकेलें। अगर ये लॉकडाउन ईद के 2 हफ्ते पहले ना खोल देते पूरी तरह, उसमें मैं समझता हूँ कि अदालत को भी नहीं आना चाहिए था, वो भी ना करते और हुकूमत भी ना करती। और आपको पता है कि ईद के जिस तरह यहाँ इज्तिमा हुए हैं, लोग खरीदारी के लिए इस तरह निकले हैं, लोगों ने ना SOP कोई थी ना किसी ने फॉलो किया है, जो नहीं भी जाता था तो वो मार्केटों में गया है। यानी जिम्मेदारी फिर दोनों पे है ना, मसाजिद खोल दी गई है। यानी जो गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ है उससे भी आप किसी हद तक सपोर्ट करते हैं कि जिम्मेदारी फिर दोनों पे है, गवर्नमेंट पे है तो अवाम पे भी, अवाम का काम भी बनता था कि अपना आर्गूमेंट अगर देखें, अगर इस मुल्क का वज़ीर आज़म ये बात कहे कि आप इस मामले से हम निकल गए हैं, अब हम लॉकडाउन खोलने वाले हैं, अब ये जो है ये इससे सिंपल फ्लू है, तो आम आदमी को जब मैसेज ये गया है, पाकिस्तान में बिल्कुल यही मैसेज गया है कि लोगों ने ये समझा कि हम कोरोना वायरस से निकल गए हैं और अब हमारे लिए आजादी हो गई है और हमें हर जगह जाने चाहिए। होना तो आइडियली चाहिए कि लोगों को आप भी ये काम करना चाहिए, लोगों की भी जिम्मेदारी है, लोग बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग भी अपने साथ। मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के लोग अपने साथ नहीं ज्यादती करें, पाकिस्तान के लोग सारे अच्छे लोग हैं, उनको समझ है, मीडिया ने बताया है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, जानते हैं कि ये बीमारी बहुत बड़ी फैलेगी, ये बहुत बड़ी खतरनाक होगी। लोगों ने मामला है यूजुअल खुद भी कर लिया है, लेकिन कई जगह पर हुकूमत को कुछ चीजें इंप्लीमेंट करवानी होती हैं, ये जिम्मेदारी हुकूमतों की होती है, हुकूमतें इसमें लीड लेती हैं। जो मजहबी रहनुमा थे उन्होंने बड़ी लीड ली, उन्होंने मसाजिद तक कह दिया कि जी आप बेशक घरों में नमाज पढ़ लें, रमजान के में उन्होंने इनके साथ तावन किया, लेकिन बदकिस्मती हुई है कि हुकूमत अपनी किसी एक पॉलिसी पे नहीं ठहर सकी। और अब मामला ये हो गया कि दुनिया में लॉकडाउन उस वक्त खत्म किया है जब कोरोना वायरस में फैलाव था उसकी कमी आई है, अमवात में कमी आई है। जहां हमारे यहाँ हर रोज अमवात बढ़ रही है, कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा है, अब जाकर हुकूमत को ये ख्याल आया, अब उनके वज़रा को ख्याल आया, प्राइम मिनिस्टर साहब को ख्याल आया, ये सारी बातें अवाम पर डाल रहे हैं। अब ये कहते हैं कि SOP पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, भाई ये इम्प्लीमेंटेशन किसने करवानी थी, किसने ये पास करवाना था, जिम्मेदारी किसकी थी? मैं समझता हूँ कि हुकूमत पहले दिन से कंफ्यूज थी, आज भी वो कंफ्यूज है, और अल्लाह ना करे, और ये मामला मैंने सही में कहा है कि अल्लाह ना करे कि ये हम एक ऐसे मामले पे एंटर हो जाए जहां सारे मिलकर निकाल सके। आज भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है कि वो मेहरबानी करके अपने सही फिगर और सही चीजें लोगों को बताएं। आज भी इस्लामाबाद पिंडी में वेंटिलेटर नहीं मिल रहे लोगों को, लाहौर में नहीं मिल रहे, तो लोगों को सच्चाई बताएं। वेंटिलेटर तो कह रहे हैं हमारे पास कसीर तादाद में मौजूद है, हमने 250 के करीब दे दिए, सुबह को मजीद भी मौजूद है। चेयरमैन NDMA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। बहरहाल मैं से दोबारा तो, लेकिन अब जो मामला है किसी से पूछे, जो लोग मारे ठीक है, पूछे। चलो सर अब एक ठीक है, अब सर एक आज अच्छी खबर भी आई है, BBC ने रिपोर्ट किया है कि बरतानिया में एक मेडिसिन आई है जी, ड्रग है जी डेक्सामेथासोन, जो कि कोरोना के खिलाफ एक लाइफ सेविंग पहली ड्रग सामने आई है। और इसमें ये भी दावा किया जा रहा है बरतानिया में कि वेंटिलेटर पर जो जाने वाले मरीज़ हैं कोरोना के, उसमें 1/3 उनमें कमी की जा सकती है। और माहिरीन ये भी कहते हैं, बरतानवी माहिरीन,
कि अगर पहले दिन से इस दवा का इस्तेमाल किया जाता बरतानिया के अंदर, अगर ये पहले डिस्कवर हो जाती तो फिर 5000 अमवात बरतानिया के अंदर कम हो सकती थी इस दवा के इस्तेमाल की वजह से। और उसकी एक ख़ास बात यह भी है कि ये सस्ती दवाई है और जो गरीब ममालिक हैं वहाँ पे भी इसकी दस्तयाबी बड़ी आसानी से हो सकती है। तो ये एक अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूँ। वसीम बदामी साहब, अब जो ये तो अच्छी खबर मैंने शेयर की, इसके साथ साथ जो अलार्मिंग फिगर्स अब गवर्नमेंट प्रोजेक्शन कर रही है कि असद उमर साहब ने कहा कि 12 लाख तक केसेस आ सकते हैं। ज़रा दोबारा से मैं सुनवा दूँ आपकी याद दहानी के लिए भी, और आपको तो याद होगा लेकिन आवाम के लिए भी, कि वो दावा एग्जैक्टली है क्या, फिर उस पर आपका मैं तज्जिया लूँगा। ज़रा सुनाया जी असद उमर साहब ने दावा एग्जैक्टली क्या क्या किया था केसेस के वाले से। जुलाई के आखिर तक तादाद जो है बढ़कर 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। तो यानी जहां आज हम खड़े में हैं, वस्त जून के वस्त में खड़े में, उससे तकरीबन 2 गुना इजाफा जून के आखिर तक, और जहां आज हैं उससे तकरीबन आप समझ लें 7 से 8 गुना का इजाफा जुलाई के आखिर तक। वसीम बदामी साहब, ये जो दावा है असद उमर साहब का, ये आपको हकीकत के करीब नजर आता है? चूंकि जितनी टेस्टिंग हम इस वक्त कर रहे हैं और 30,000 के तक हमारी कैपेसिटी इस वक्त चली गई है टेस्टिंग की, अगर हम 30,000 टेस्ट भी रोजाना करते हैं तो उसमें अगर आपके पॉजिटिव नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो 8 से 10,000 भी निकलते हैं, फिर भी हम इस फिगर तक नहीं पहुंच सकते जुलाई के आखिर तक। अगर हमने जुलाई के आखिर तक 12 लाख का फिगर जो असद उमर साहब एक खदशा जाहिर कर रहे हैं वहां तक पहुंचना है, तो फिर रोजाना 21,000 केसेस अगर आए, 21,000 या उससे जायद, तब ये 12 लाख तक पहुंच सकते हैं। कहीं ये इसलिए तो नहीं ओवर प्रोजेक्शन की जा रही कि जी देखें कल को बाद में ये क्रेडिट लेके देखें जी 12 लाख तक का खतरा था लेकिन केसेस जो हैं वो 6 लाख है, 5 लाख हैं, तो हमने बड़ा बचा लिया अपनी इफेक्टिव पॉलिसीज की वजह से। क्या कहेंगे इस पे, क्या लग रहा है आपको? आपको तज्जिया भी देता हूँ और खबर भी देता हूँ। तज्जिया मेरा तो वही है कि ये ऐसी ही मामला है जैसा आप कह रहे हैं कि फिर आप उस वक्त अगर आपका 7 लाख मरीज भी होगा जुलाई के आखिर में, तो आप कहेंगे देखो हम 12 लाख कह रहे थे, -5 लाख पे खड़े हैं, हुकूमत के इकदाम अच्छे थे तभी तो -5 लाख पे खड़े हैं। अब ये बात गैर हकीकत पसंदाना क्यों है? इसलिए है कि हम ऑन एवरेज हम 30,000 तक भी गए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हम ऑन एवरेज तकरीबन 25,000 टेस्ट कर रहे हैं रोजाना। ऑन एवरेज रफ नंबर 5,000 बंदा आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि 20% बंदा आ रहा है पॉजिटिव। अब असद उमर साहब कहते हैं कि जून के आखिर तक 3 लाख बंदा पॉजिटिव होगा, आज है तकरीबन 1.5 लाख, अगेन रफली स्पीकिंग। इसका मतलब ये है कि ये जो 5,000 बंदा ऑन एवरेज आज पॉजिटिव आ रहा है, ये कल से ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो छोड़ देना क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल नंबर्स की बात की, ये फिगर कल सुबह जब हम उठे तो 5,000 से डबल होकर 10,000 हो जाए, तो ये फिगर होगा जून के आखिर में 3 लाख। और फिर उन्होंने कहा कि जुलाई के महीने में 12 लाख तक चला जाएगा, यानी कि 9 लाख हो जाएगा जुलाई में, यानी कि 30,000 बंदा अगर रोजाना पॉजिटिव आए, अभी हम 30,000 रोजाना टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जुलाई में अगर रोजाना 30,000 पॉजिटिव आए तो जुलाई में 9 लाख बंदा हो जाएगा और जुलाई के आखिर तक कंप्लीटली मिला के 12 लाख हो जाएगा। नाउ अभी मेरी थोड़ी देर पहले असद उमर साहब से बात हुई है जो कि आज रात हम प्रोग्राम में चलाएंगे, तो उसमें असद उमर साहब ने ये कहा है कि हमारी टेस्टिंग की सलाहियत 50,000 तक पहुंच गई है। हम क्यों नहीं कर रहे 50,000 टेस्ट, उसको उन्होंने अलग ही तफसीली जवाब दिया, लेकिन 50,000 तक पहुंच गई है और हम लाख प्लस तक पहुंच जाएंगे जुलाई में। और अगर लोगों ने एहतियात ना की तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि जुलाई में जब हम लाख टेस्ट कर रहे होंगे पर डे या कर सकते होंगे पर डे, तो उसमें से 30% यानी कि 30,000 पर डे पॉजिटिव आएगा, यानी कि 10 दिन में 3 लाख जुलाई के इजाफी, 20 दिन में 6 लाख और 30 दिन में 9 लाख इजाफी हो जाएंगे और जून के 3 लाख मिला दें तो इस अंदाज से जुलाई के आखिर तक 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख आदमी पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर होगा। ये उनका ओपिनियन। तो यानी कि ओवर प्रोजेक्शन की जा रही है, ज्यादा बताया जा रहा है कि कल को वही बात है कम नजर आए और हम फिर दाद समेटे के बड़ा अच्छा हमने काम किया और केसेस कम हो गए। हाँ, लेकिन टेस्टिंग की जो हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान है, बड़ा उस पर मजाक उड़ाया जा रहा है कि मैं कम टेस्ट करता तो कम केसेस सामने आते। बहरहाल टेस्टिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट को हर सूरत में बढ़ानी। अगर आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी जाते हैं, अपने टेस्टिंग कैपेसिटी जितनी बढ़ाएंगे, आपके एरियाज आइडेंटिफाई होंगे, तो तब जाके आपका स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट भी कामयाब नजर आएगा। नबील कबूल साहब, अब जब बात होती है सिंध की बात होती है और वफाक की बात होती है तो तनकीद तो हम सुन रहे हैं, यहाँ से भी होती है वहाँ से भी होती है। आपने कहा कि गवर्नर राज लगाने की भी यहाँ से साजिश हो रही थी, लेकिन इस सारे मामले में प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब कराची पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में।
उन्होंने वहाँ एक करनी थी, मुलाकात होनी चाहिए थी आइडियली आपके वज़ीर आला के साथ भी, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही हमें होती हुई, चूंकि शेड्यूल जो सामने आया है उसमें कोई मुलाकात नज़र नहीं आ रही। तो जो कोऑर्डिनेशन के फुकदान की बात हो रही है, एनसीओसी के अंदर तो बात हो जाती है, एनसीसी के अंदर हो जाती है, लेकिन अलामती तौर पर प्राइम मिनिस्टर जब सिंध का दौरा कर रहे हैं, वहाँ अगर मिल लेते आपके वज़ीर आला के साथ तो वो एक बेहतर मैसेज न जाता। देखिए, वजीर आजम जो है सिंध में आकर सिंध के वजीर आला से ना मिलकर अपने नफरत जो है वो सिंध के लिए दिखा रहे हैं। यानी आप सिंध के वजीर आला से बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते हैं, लेकिन कोई वजीर आजम जब भी आता है सूबे में तो वो वजीर आला के साथ मीटिंग लाजमी करता है, क्योंकि अथॉरिटी वजीर आला के पास है, गवर्नर के पास अथॉरिटी नहीं है। बिल्कुल, गवर्नर के पास सिर्फ शाम में बैठ के जो है गपशपे लगाना दोस्तों के साथ, या कहीं शाम में सीयू की तरफ मोटरसाइकिल चला लेना, इससे ज्यादा गवर्नर का उसमें अथॉरिटी नहीं। आप आके उसके साथ क्या मीटिंग करेंगे, या आप अपने उन 14 MNAs के साथ क्या मीटिंग करेंगे जो खुद जानते हैं, खुद इलेक्शन की रात जो है उन्होंने कहा हम हार गए और सो गए और सुबह जीत गए, वो आपको क्या बताएंगे ग्राउंड रियलिटी। तो बात यह है कि आपके एलाइज GDA से आप मुलाकात कर रहे हैं, GDS के कितने सीटें सिंध से, तो ये एक इंसल्ट है, बिजनेसमैनों से भी मिल रहे हैं, बिजनेसमैनों से मिल रहा है। बिजनेसमैन जो है उनके अभी बिजनेसमैन के कहने पर तो लॉकडाउन उन्होंने खत्म कराया। यानी आपने उन ट्रेडर्स को ज्यादा जो है उनको अहमियत दी जिनके साथ आपकी या कराची में दोस्ती है, जो आपके बहुत करीब हैं, जिन्होंने आपको सीटें जितवाने में यहाँ बहुत मदद की, आपको फंडिंग दी, आपने उनकी बातें मानी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसके बदले में अमवात कितने होंगे। तो मैं समझता हूँ कि दिस गवर्नमेंट इज अ मर्डर गवर्नमेंट। अगर एक कातिल हुकूमत है तो कातिल कैसे कह दिया आपने? किसको कातिल कह दिया और क्यों कातिल कह दिया? कोई जानबूझे तो गवर्नमेंट नहीं मार रही किसी को। जानबूझ के मैं आपको यानी क्या बात बताऊं, मैं बात बोलता हूं तो लोग उसको जो है समझते हैं कि ये अपनी तरफ से छोड़ रहा है। मैं बिल्कुल कहूंगा कातिल गवर्नमेंट है। इसलिए कातिल गवर्नमेंट है क्योंकि आपने कोरोना वायरस को मजाक लिया। आपने तो खुद अपने इंट्रो में शुरू किया और शुरू में आपने बताया कि कोरोना इज जस्ट अ फ्लू, कोरोना इज जस्ट अ फ्लू। हमने कहा कोरोना फ्लू है, हमने भी परवाह नहीं की। हमने किसी की अप्रोच पे, पॉलिसी पे तनकीद की जा सकती है, लेकिन ये कह देना कि आप कातिल हैं, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा when the government is inefficient और आपकी इनएफिशिएंसी के वजह से लोग मरे हैं, then the government is responsible। तो इस चीज से आप अपने आप को नहीं बचा सकते। गवर्नमेंट जो भी हो, वफाकी हो या सिंध हो, सूबाई हो, फिर वो गवर्नमेंट तो फिर सूबाई हुकूमत भी वो भी गवर्नमेंट ही होती है। फिर वहां भी सिंध के अंदर फिर आप रिस्पांसिबिलिटी ले, आप करें इन्वेस्टिगेशन। हमारी डिमांड ये है कमीशन बनाए, आप इन्वेस्टिगेशन करें। आप सिंध की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, आप सिंध की गवर्नमेंट को लटकाएं। फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, आप फेडरल गवर्नमेंट को लटकाएं। पंजाब की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, पंजाब की गवर्नमेंट को लटकाएं। आप अभी तो मेरा से लटकाने का टाइम मेरे ख्याल से अभी नहीं आया। अभी तो फिल वक्त तो आपने कोरोना से लड़ना है, कोरोना को लटकाना है, बंदे ना लटकाएं फिलहाल। मेरे ख्याल से उस पर अभी भी हाथ से निकला कुछ नहीं है, बड़ा कुछ अभी हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर मिलके करें तो, कोऑर्डिनेशन के साथ। चले, मुझे सर एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी मौजू पे फिर हम गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे और जावेद अब्बासी साहब से भी उनकी राय लेंगे कि आया प्राइम मिनिस्टर जब सिंध जा रहे हैं तो वहाँ के वज़ीर आला से उन्हें मुलाकात नहीं करनी चाहिए। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, पहले दिन से जब से पाकिस्तान में कोरोना वायरस आया है तब से सिंध हुकूमत और वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान एक बयानबाजी का सिलसिला हम देख रहे हैं जारी है। एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला पहले दिन से जारी है जो कि थमा नहीं सिलसिला। एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान नज़र आ रहा है जो कि हमें वैसे एनसीओसी के अंदर और एनसीसी के अंदर तो कोऑर्डिनेशन नज़र आता है, लेकिन बाहर जब आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो लगता है कि किसी किस्म का कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता सिरे से। और आज जब वज़ीर आज़म कराची का दौरा कर रहे हैं, इस दौरे से बड़ी तवक्कुआत थी कि प्राइम मिनिस्टर जब जाएंगे तो सुनेंगे सिंध की क़यादत को, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। तो ये जो आपस में एक बदएतमादी है या फिर जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, शायद ये किसी हद तक लीज कम हो सके। लेकिन
प्राइम मिनिस्टर का ना जाना, उस पर नबील गबोल साहब बात कर रहे थे कि ये इंसल्ट है सीएम की। जावेद भाई साहब, आप एग्री करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए था और इससे ये जो तनकीद का सिलसिला है ये बंद हो जाता, प्राइम मिनिस्टर अगर मिल लेते वहां पे, या फिर ये जारी रहेगा मिलने के बावजूद भी, अगर मिल भी लेते फर्क नहीं पड़ना था? देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान क्यों तशरीफ ले जा रहे हैं। अगर तो वो अपने आप को समझते हैं कि वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, तो उनको जरूर सिंध की हुकूमत से मिलना चाहिए था, सिंध की गवर्नमेंट के पास बैठना चाहिए था, उनसे ही बात करनी चाहिए थी। अगर तो उन्होंने अपने मैनेजर गवर्नर को मिलने की जरूरत है तो उन्हें यहाँ बुला देते, वो तो सिंध की गवर्नमेंट का इनपुट लेते, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद पहले भी बड़ी पोजीशन होती थी चीफ मिनिस्टर की, लेकिन अब तो सारी जिम्मेदारी उनके पास है। उस सिंध के इलेक्टेड लोग, वहां जिन लोगों ने सिंध के लोगों ने इलेक्ट करके अपने चीफ मिनिस्टर और अपनी हुकूमत को भेजा हुआ है, वो कोई वैसे बैठे हुए नहीं है। ये न मिलना मैं समझता हूँ कि सिंध के लोगों की तौहीन है कि आप उस हुकूमत को नहीं मिल रहे जिसको लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है। वो वहां बैठे हुए हैं, वो लोगों में काम कर रहे हैं, वो 24 घंटे फ्रंट लाइन पे इस वक्त खड़े हैं। आप उनके साथ बैठे हैं, आप उनके साथ डिस्कस करें, आप सिंध के लोगों को मैसेज दें कि फेडरल गवर्नमेंट आपके साथ है। बदकिस्मती से जब से ये हुकूमत आई है, ना ये सूबों के साथ बैठने को लिए तैयार है, ना ये पॉलिटिकल लीडरशिप की बात सुनने के लिए तैयार है, ना ये अपोजिशन की बात सुनने के लिए तैयार है। अब ये कोरोना जैसा वायरस जब दुनिया में फैला तो सारी दुनिया ने इकट्ठे होकर लड़ा है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके आप हमें जेल में रखें, आप हमें सजाए मौत दें, जो मर्जी करें, लेकिन ये कोरोना का वायरस ऐसा फैला हुआ है कि सारी कौम को इकट्ठा होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए ताकि हम अपनी सारी कौम को निकाल सकें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग में बैठना गवारा नहीं किया, असेंबली के इजलास में आना गवारा नहीं किया, किसी की बात सुनना गवारा नहीं की। ये आज कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं हो रही पाकिस्तान के साथ। अगर सारी हुकूमतों को वो साथ बिठाते, सारे चीफ मिनिस्टर को वो साथ बिठाते, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत जो थी और कश्मीर के वज़ीर आज़म को साथ बिठाते, एक एनसीसी के अंदर बैठते तो हैं, वैसे एनसीसी के अंदर बैठते हैं, एनसीओसी के अंदर इनपुट ली जाती है तमाम सूबों की, उसकी सिर्फ वो इनपुट दी जाती है, कभी कभी उनकी बात कभी सुनी नहीं जाती। आप अंदाजा करेंगे सिंध वाला ने लॉकडाउन पे मामला का, यहाँ फेडरल वजीर गए, उन्होंने सिंध में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। अभी कभी कोई ऐसा हो सकता है कि इस मौके में फेडरल वज़रा जाएं और हुकूमत के खिलाफ, सिंध के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ये मैसेज गलत है, ये नफरत के मैसेज हैं, ये फेडरेशन के एग्जिस्टेंस के खिलाफ मैसेज है। आप फेडरेटिंग यूनिट के साथ बैठें, बात करें, उनसे मिलें, चीफ मिनिस्टर से बात करें, उनकी बात पूछें, उन्हें अपोजिशन से बात करें, असेंबली से बात करें, तो सबको ये मैसेज देंगे ये हुकूमत अकेला ये काम नहीं कर सकती। आए सारे मिलकर इसका मुकाबला करें। लेकिन चूंकि हुकूमत इतनी कंफ्यूज्ड है, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है, लिहाजा वो एक ऐसी तरफ लेके जा रहे हैं चीजें जिसमें मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। वसीम बदावी साहब, प्राइम मिनिस्टर का 2 दिन का कराची का ये दौरा है। मैं दोबारा तो नबील गबोल साहब आपकी तरफ, 2 दिन का कराची का दौरा है, कोई मुख्तसर दौरा भी नहीं है, चले एक टाइम नहीं होता उनके पास, इसलिए मुलाकात नहीं कर सके। वो पीटीआई कोर टीम सिंध के साथ मीटिंग कर रहे हैं, खान साहब वहाँ पे एक बिजनेसमैन के साथ डिनर कर रहे हैं, 45 मिनट उनको दे रहे हैं, प्रोविंशियल असेंबली के पीटीआई के मेंबर से मिल रहे हैं, अपने इत्तेहादियों के साथ मिल रहे हैं, साथियों के साथ मिल रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं है तो सीएम के साथ मुलाकात का टाइम नहीं। और ये इमरजेंसी सिचुएशन, आम हालात में ना भी मिलते तो शायद इतनी तनकीद ना हो रही होती इस मामले पे, ये डिस्कस ही ना हो रहा था मामला, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी कि इसमें आपको सबको साथ लेके चलना है। आप चेयरमैन एनडीएमए को साथ लेके जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप मिल लेते तो बेहतर ना होता। आप देखिए, मैं इसमें यानी यकीन मानिए कि कोई इसमें यानी मैं बिल्कुल सियासत से और उसके मैं यानी मैं बहुत दर्द दिल के साथ ये कमेंट कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मुझे बहुत अफसोस है इस बात पे, यानी पाकिस्तान अपनी हालिया तारीख के सख्त तरीन दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वजीर आजम पाकिस्तान इस वक्त कराची के गवर्नर हाउस में तशरीफ फरमा है, जहां से 30 सेकंड की ड्राइव पर वजीर आला हाउस है और दोनों की मुलाकात नहीं होगी। वजीर आजम पाकिस्तान सबसे मिलेंगे, आपने पूरी फहरिस्त गिनवा दी, और वजीर आला सिंध से नहीं मिलेंगे। अगर वजीर आजम पाकिस्तान कराची के 1 घंटे के दौरे पर आते और उनको सिर्फ किसी एक आदमी से मिलना चाहिए था, तो उस एक आदमी का नाम मुराद अली शाह होना चाहिए था। आप मुराद अली शाह से 100 बातों पर इख्तलाफ कीजिए, मैं सिंध हुकूमत से 10 बातों पर इख्तलाफ रखता हूँ, तनकीद करता हूँ। अगर पीपल्स, मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूँ, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत का रवैया ही गलत है, बहुत बुरा है, मुराद अली शाह साहब का रवैया बहुत ज्यादा बुरा है, फिर भी वजीर आजम पाकिस्तान को कहना चाहिए कि लुक, आई बिलीव कि ये पार्टी करप्ट है, मेरे आसिफ ज़रदारी के बारे में बिल्कुल वही रिमार्क्स है कि वो करप्ट है, मैं बिलावल को ये ऐसा ही समझता हूं, लेकिन ये मसला इस वक्त आवाम की जानों का है, ये मसला पूरे पाकिस्तान का है, सिंध पाकिस्तान का एक सूबा है। मैं सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात कैसे नहीं कर सकता, और इमरान खान साहब नहीं मिल रहे हैं,
मुझे इस पे बहुत हैरत है और मुझे इस पे वाकई बहुत अफसोस है। ये मुमकिन वजह आपको क्या लगती है, ये जो बयानात में इतना आगे निकल जाना किसी के खिलाफ सियासी बयानात में, ये वो वजह लग रही है कि अब पीछे आना मुश्किल लग रहा है, या फिर उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, जरूरत नहीं समझी कि भाई इसकी वजह सियासी इख्तलाफ ही? और नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म साहब कुछ दिल बड़ा करना चाहिए। मैं तो अभी ये कह ही नहीं रहा कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब बिल्कुल गलत है और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल सही है। नहीं, मैं कह रहा हूं इसका उलट कर लें। इमरान खान साहब 100% सही है, हर इकदाम उनका ठीक है, और पीपल्स पार्टी का 100% गलत है। और पीपल्स पार्टी की सारी तनकीद बिल्कुल गलत है, इमरान खान जो सारी तनकीद पीपल्स पार्टी पे कर रहा है बिल्कुल सही है। इसके बावजूद भी इमरान खान साहब को बड़ा दिल करना चाहिए। यार, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। मुझे याद है कि इमरान खान साहब जब सख्त तरीन स्टेटमेंट्स दे रहे होते थे नवाज शरीफ के खिलाफ, कभी डेंगी बरादरान, कभी कुछ, तब भी नवाज शरीफ और परवेज खटक एक टेबल पर बैठते थे और बैठना चाहिए था। यार, आपकी सियासत का नजर, आपकी सियासत की कैजुअलिटी कोरोना थोड़ी होनी चाहिए। आप एमक्यूएम से मिलेंगे, जीडीए से मिलेंगे, एकेडी से मिलेंगे, इमरान इस्माइल से मिलेंगे, चीफ सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, आईजी के साथ मिल रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी के साथ मिल रहे हैं, आईजी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन नहीं मुलाकात करनी तो सीएम के साथ भी नहीं कर रहे। बात अफसोस है, इमरान खान साहब इससे ज्यादा बड़े आदमी हैं, उनको अल्लाह ने इससे बड़ा मनसब दिया है, उनको वुसअत क़ल्बी का मुजाहरा करना चाहिए और मिलना चाहिए था मुराद अली खान से। नबील कबूल साहब, क्या लग रहा है आपको, वजह मुमकिन क्या लग रही है कि क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल रहे? और आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तैयारी थी कि पीएम आ रहे हैं, मुलाकात करेंगे, सारी सिचुएशन उनके सामने रखेंगे, मसला सिंध के अंदर, आपको इश्यूज क्या आ रहे हैं? हमें कोई शौक नहीं था कि वो हमसे मिलने आ रहे हैं। तो हालात की संगीनी की बात कर रहा हूं मैं, हालात के। एक बात है, हमें ये जो आपने कहा ना कि एक्सपेक्टेशन, हमें तवक्कात यही थे कि वजीर आजम बड़ा होता है, और बड़ा हमेशा है बड़ापन का मुजाहरा करता है। एक आदमी छोटी सोच रखने वाला अगर वो छोटी सोच रखता है तो वो ये हरकतें करता है जो हमारे वजीर आजम कर रहे हैं। अब मुझे बताए, चेयरमैन एनडीएमए को भी साथ लेकर आए, वफाकी वजीर हैं, आपके अनइलेक्टेड स्पेशल असिस्टेंट्स भी जो है उनकी बड़ी एक टीम है 20 लोगों की, वो भी आपसे साथ लेकर आए। आप एसओपी का जो है ना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और एक अशाइया में जो है मेरे ही पड़ोस पे जो है आप आकर उस पर शिरकत कर रहे हैं, जिसमें पता नहीं कितने 200 लोग इनवाइटेड है, और आप एसओपी का जो है कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। आप सब कुछ करने आ रहे हैं, आप अपने एलाइज जितने हैं उन सबसे भी मिल रहे हैं। तो भाई मेरे, आपने एक चीफ सेक्रेटरी से और एक आईजी से मुलाकात करके एक क्या मैसेज दे रहे हैं आप फिर कहते हैं कि जी सिंध जो है इस तरह की बातें करती है। आप मैसेज ये दे रहे हैं कि चूंकि सिंध में मेरी हुकूमत नहीं है, सिंध में मेरे मुखालिफ बैठे हुए हैं, इसलिए सिंध में जो है मैं सिंध में मुझे वोट भी नहीं मिलता है, तो मैं सिंध को अहमियत क्यों दूं? तो भाई आप क्यों आ रहे हैं फिर गवर्नर हाउस, चेयरमैन एनडीएमए को साथ लेकर? आपके ऊपर सिर्फ कोरोना का मसला नहीं है, सबसे बड़ा मसला इस वक्त कोरोना के साथ साथ हमें लोकस्ट का जो टेडी दिल का जो हमला, हमारे टेडी दिल का जो, आपको पता इतना सीरियस है कि मैं खुद एक काश्तकार हूँ, मेरे 600 एकड़ जमीन तबाह हो गई है। आपको पता है यहाँ पर जितने जो बेचारे गरीब जो हारी हैं, वो जो है उनका ख्याल नहीं आ रहा है कि लोकस्ट हमले की वजह से वो किस तरीके से जो है वो भूखे जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब उन्हें आगाह कर दे सारी सूरत हाल से। चीफ सेक्रेटरी देखें, चीफ सेक्रेटरी क्या आगाह करेंगे? आपको हमने कहा कि भाई आपने फौज के हवाले कर दिया है अगर टेडी दिल का, तो ठीक है, हमारा जो है हमारी नजरें फौज पर है, क्योंकि हम हर कुदरती आफात पर आप जो है फौज को बुलाते हैं। हम कहते हैं ये कोरोना भी कुदरती आफात है, आपके बस की बात नहीं है, गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है, इसको भी फौज के हवाले कर दे, आप मेडिकल इमरजेंसी लगा दें। तो बात यह है कि ये असद उमर का डराना और असद उमर का कहना 12 लाख, और ये सिर्फ लोगों को जो है ये इंप्रेशन देना, जो कि वसीम बदानी ने सही कहा कि इतने तादाद में किस तरह जब टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, जब आपके पास टेस्टिंग किट्स नहीं है, तो बात यह है कि दुनिया आप पे हंस तो रही है, लेकिन उन पर भी हंस रही है जो आपको लेकर आए हैं कि कैसे लोगों को हमारे ऊपर मुसलत किया। चले तो जावेद भाई साहब, ये जो चपकलिश है, ये जो हम एक तनाज़ा देख रहे हैं, तनाव देख रहे हैं सिंध और वफाक के दरमियान, ये लग रहा है आपको ये कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा? एक अपॉर्चुनिटी थी जो हमने मिस कर दी, उसे कम कर सकते थे, अब ये मजीद बढ़ेगा आपको लग रहा है? जिस तरह के हम एंगर देख रहे हैं, जिस तरह का गुस्सा देख रहे हैं हम नबील कबूल साहब में, पार्टी के अंदर दीगर लोगों में भी ऐसा ही होगा? देखिए समर साहब, एक तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की एक अपनी पॉलिसी है, वो जरूर जो भी वो जायज समझते हैं उसे परसू करें, लेकिन बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब वो किसी सूबे में जाते हैं तो वो इनफैक्ट उस सूबे में कोई मैसेज देना जा रहे हैं, उस सूबे के लोगों से मिलने जा रहे हैं, उस सूबे के लोगों से अपनी हमदर्दी करने जा रहे हैं, वहां अगर आज कहीं हालात खराब है तो उसकी जिम्मेदारी शेयर करने के लिए जा रहे हैं।
वो सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकती थी कि हम तारीख के एक बदतरीन वक्त से गुजर रहे हैं, तो वो सिंध हुकूमत है उनकी रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने सिंध हुकूमत को इलेक्ट करके भेजा है, वो इलेक्टेड लोग हैं, वो उनके पास, मैं तो समझता हूँ कि उन्हें रहना भी सीएम के हाउस में जाके सही था, मीटिंग ही वहां करनी चाहिए थी, और ये वहां सिंध में खड़े होकर ये मैसेज देते कि मेरी बाकी जो पॉलिसीज हैं, मेरी अगर अकाउंटेबिलिटी ड्राइव है, अगर मेरा और मामला है, मैं उससे बिल्कुल नहीं पीछे हटूंगा। लेकिन इस वक्त ये जो दो इशू हैं, एक कोरोना वायरस का और एक टेरिटरी का, इसके लिए मैं काम करने आया हूँ। फेडरल गवर्नमेंट आपकी क्या मदद कर सकती है? मैं सारे अदारे आपके लिए लाया हूँ, सारे अदारे मेरे साथ हैं, सारी कैबिनेट मेरे साथ है, सेक्रेटरीज मेरे साथ हैं। क्या जिम्मेदारी सही आप तो करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट पूरी करे? ये मैसेज जब जाता है तो इससे फेडरेशन ताकतवर होती है, इससे प्राइम मिनिस्टर साहब की इज्जत बढ़ती है। इस तरह हुकूमत करने का यही तरीकाकार है। ये बिल्कुल बदामी साहब ने भी कहा कि जब यहाँ एपीएस का मामला हो गया और मियां साहब तशरीफ लेके गए यहाँ पेशावर में, सबसे पहले परवेज खटक साहब को बुलाया गया कि रिसीव भी करें, यहाँ आप आएंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके साथ है, सही है, वो प्रोविंशियल इलेक्टेड, ठीक है। धरना चल रहा था, वहां धरने में आते थे रोज परवेज खटक साहब, हमारे खिलाफ जुलूस लेके आते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, वो इलेक्टेड आदमी है, उसकी अपनी एक इज्जत है, हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन सुबह के लोगों ने उसको इलेक्ट करके भेजा है। मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि हम सुबह के लोगों के साथ खड़े, बल्कि से ये सिंध के दौरे पे ये मैसेज नहीं जाएगा। हालांकि जब सिंध के कई लोगों ने, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने और दीगर लोगों ने जब एतराज़ किया था कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो आप इमदाद तकसीम कर रहे हैं, इसकी फहरिस्तें हमें नहीं दी जा रही, जब खान साहब ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया था तहरीक इंसाफ की, आज से कोई तकरीबन 1.5 माह पहले की बात है, तो उसका मैं अहवाल बता रहा हूँ आपको कि उसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, जो सिंध की क़यादत है, उन्होंने गिला किया था खान साहब से कि खान साहब हमें डाटा नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे किन लोगों में ये इमदाद तकसीम हो रही है। ये भी कहा गया था कि ये पीपल्स पार्टी के लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है, उनको ये इमदाद जा रही है। तो उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा था कि सिंध के लोग भी मेरे अपने लोग हैं, अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, तो वो मैं बगैर किसी पार्टी लाइन्स के सबको मैं देखूंगा, जिसका फ़ायदा हो रहा है मुझे खुशी होगी इस पर, वो अवाम भी मेरे अवाम है, किसी खास पार्टी के नहीं है। लेकिन आज जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक मैसेज अच्छा जाता अगर प्राइम मिनिस्टर सिंध के सीएम के साथ बैठ के मसाइल को डिस्कस करते और आइंदा पॉलिसी बनाते मिलके कि किस तरह के मसाइल हैं, वफाक सिंध की क्या मदद कर सकता है, तो ज़्यादा बेहतर मैसेज जाता। प्रोग्राम में नाज़रीन जहाँ एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम की जो पूरे खित्ते के लिए ख़तरा बने हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर हमारी क़यादत के अंदर जो फिर बात में वहीं पर आके ख़त्म होती है कि यकजहती जो इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही वो होनी चाहिए या नहीं, चूँकि आज जो भारत और चीन के दरमियान एक झड़प हुई है, उसके बाद खदशा यही नज़र आ रहा है कि भारत अंदरूनी तौर पर जो एक फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, उसे जान छुड़ाने के लिए ये मामला डाइवर्ट कर सकता है पाकिस्तान की तरफ, कश्मीर की तरफ। LOC पे की भी है शेलिंग उन्होंने, तो पाकिस्तान के अंदर तैयारी नज़र आई, लेकिन क़यादत की जब हम बात करें तो फुकदान नज़र आ रहा है हमें एक कोऑर्डिनेशन का। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में एक झड़प हुई है LAC पे, और गलवान जो वैली है यहाँ पे भारत जो तामीरात कर रहा था आगे बढ़ के, अब इस झड़प में चूँकि 3 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं, एक अफसर समेत। उसके बाद ख़बरें अब ये आ रही हैं लेटेस्ट के भारत ने जो कंस्ट्रक्शन वो कर रहा था मुतनाज़ इलाके के अंदर, वो बंद करने का फैसला कर लिया। चीन को यकीन दहानी करा दी है कि वो ये कंस्ट्रक्शंस रोक रहा है, यानी भारत ने पसपाई इख्तियार कर ली है, चीन के सामने हथियार डाल दिए हैं भारत ने। और इसमें मज़ीद अब ये भी मामला सामने आया, दिलचस्प चीज़ ये थी, ये जो उनके दरमियान एक झड़प हुई इंडियन और चाइनीज़ फौजियों के दरमियान, ये कोई यहाँ पर बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ। अमेरिकी जरीदे ने रिपोर्ट किया कि ये पत्थरों के साथ एक दूसरे पे पथराव किया गया, लड़ाई हुई, ये गुत्थम गुत्था हुआ जिस तरह पहले भी होते रहे हैं। गोली नहीं चली जिसमें 3 भारतीय फौजी हलाक हो गए, लेकिन उसके बाद नाज़रीन अब होना ये था कि बड़ी वाज़ेह सी सूरत हाल है कि जिस तरह से नेपाल के अंदर हज़ीमत का सामना उठाना पड़ा है भारत को, उन्होंने अपना नक्शा जारी कर दिया, पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिया नया नक्शा। फिर चीन के साथ जिस तरह से बार बार भारत को चीन के साथ सरहदी तनाज़ात में हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है, अब वो सारा भारत ने उस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए और वो सारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए
महाज पाकिस्तान है, यहाँ पे कश्मीरी जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ भारत का जुल्म और सितम का सामना कर रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ जो कश्मीरी हैं उन पे तो शेलिंग की जाती है। आज भी भारत ने फिर से वही काम किया कि वो सारा गुस्सा निहत्ते कश्मीरियों पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे निकाला है। कश्मीरी हमारे उसमें जख्मी भी हुए हैं भारतीय फौज की शेलिंग की वजह से। ऐसे में जब एक खतरा है भारत के तोसी पसंदाना अजाइम की वजह से पूरे खित्ते के अमन को खतरा है, बिलखुसूस पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खतरात पाकिस्तान को हो सकते हैं। आज एक मीटिंग भी हुई बड़ी आला सतह की ISI हेडक्वार्टर में, जहां सर्विसेज चीफ्स बैठे, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थे, उसमें नेवल चीफ थे, एयर चीफ थे और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, DG ISI थे, जिसमें ब्रीफिंग दी गई उन्हें खित्ते की मजबूत सूरत हाल पे, LOC की और कश्मीर की सूरत हाल पे। और यहाँ से यही मैसेज किया जो हमारी तैयारी है वो मुकम्मल है और भारत ने किसी भी किस्म की कोई गलती की, मिस एडवेंचर किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वसीम बदामी साहब, जब ये हालात हम देख रहे हैं, हमारे मशरकी सरहद पर डेवलप हो रही है सिचुएशन, मुल्क के अंदर आप देखें तो हर कोई किसी का दुश्मन है, अपोजिशन हुकूमत एक दूसरे के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं है, ऐसे हालात में हमें यकजहती की फिजा पैदा करनी होगी और ये कौन करेगा? इनिशिएटिव किसको लेना है पहला? ठीक है, अगर आप उसको दाखिली मास पर पूछ रहे हैं तो फिर जाहिर है यकजहती की फजा, मतलब मुझसे अगर आप कल तक पूछे तो मैं कहता कि यार कोरोना के मामले पे यकजहती की फजा होनी चाहिए, इस पर नहीं होगी तो और किस इशू पर होगी। आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोरोना के मामले पर तो यकजहती की फजा नहीं है। इससे एक और बात भी सही साबित हो गई कि ये जो कहते हैं ना, वो टॉक शो में ये एंकर बुलवा के देखें लड़वा देते हैं और सब नहीं, ऐसी इतने मासूम नहीं होते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि मुझ समेत हर टॉक शो एंकर हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है कि अल्लाह का वास्ता है ना लड़ो, कोरोना आ गया, लोग मर रहे हैं, आप लोगों ने मिलकर लड़ना था, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन साथ बैठने को तैयार नहीं है, साथ बात करने को तैयार नहीं है। और आज भी सर, आज भी वसीम बदामी साहब जो असेंबली का सेशन था उसमें इन्हीं मौजूदात पे बात हो रही थी, जब एक दूसरे पे लड़ाई शुरू हो गई और चोर डाकू कहना शुरू कर दिया एक दूसरे को और हाथापाई तक नौबत पहुंचने वाली थी कि 10 मिनट के लिए सेशन रोकना पड़ा डिप्टी स्पीकर को। आप अंदाजा कीजिए, यानी कोरोना चल रहा है, बजट आया हुआ है और बहस क्या हो रही है, नहीं ये तो मोदी का यार है, नहीं ये तो साड़ियां भिजवाता था, नहीं तो तुम भी तो शौकत खान के पैसे खा गए थे, नहीं तो अरे मतलब ये ऐवान में इस वक्त बहस हो रही है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा जिम्मेदारी बड़े भाई की होती है, इसलिए वफाकी हुकूमत को बड़ा स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे सदर जावेद अब्बासी साहब, हालात का तकाजा क्या है, मिल बैठने की दोबारा जरूरत नहीं है हमें? देखें, एक बात तो ये है कि ये बिल्कुल ठीक है कि कोरोना वायरस में बदकिस्मती से नहीं हो सका, लेकिन ये बात याद रखेंगे जब पुलवामा का मामला हुआ था तो सारी पार्लियामेंट इकट्ठी हो गई थी, सारी कौम इकट्ठी होगी। अल्लाह न करे कोई ऐसा मामला हुआ, हम वज़ीर आज़म की दावत का इंतजार नहीं करेंगे, किसी और की दावत का भी इंतजार नहीं करेंगे, ये पार्लियामान के साथ खड़ी होगी या ख्वाज पाकिस्तान के साथ यहाँ का बच्चा बच्चा खड़ा होगा। ये हमारी सालमियत इज्जत का मसला है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, इसमें कोई दावत की भी जरूरत नहीं फील होती है। साथ हमारा मुल्क है, हमने इसके लिए दफा करना है, इसके लिए लड़ाई अगर लड़नी पड़ी, खड़ा होना पड़ा, ख्वाज पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, अल्लाह न करे कोई ऐसा मौका है, लेकिन पूरी कौम इंशाल्लाह खड़ी होगी। ये बड़ी तसल्ली की बात है। हम नहीं चाहते, लेकिन मोदी की शक्ल में इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर जो वजीर आज़म मौजूद है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो अपनी मिनॉरिटीज के साथ ठीक है सलूक कर रहा है, जिस तरह उसने तबाही की है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल फौज भी तैयार है, हुकूमत का इंतजार नहीं करेंगे। इंशाल्लाह कोई भी ऐसा मौका हो तो इंशाल्लाह शाना बेशाना इनके साथ खड़े होंगे और उस वक्त पार्लियामान आएगी, एक ये झंडा होगा। और पहले ये मामला पार्लियामान ने साबित किया है, उस वक्त उन्होंने हुकूमत का इंतजार नहीं किया था। जब ठीक है, नबील कबूल साहब, कैसा भी कोई मौका है हम इंशाल्लाह खड़े होंगे इनके साथ। नबील कबूल साहब, अंदरूनी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन इस मामले पे सब इकट्ठे खड़े होंगे इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैं आज ट्विटर पे इनका लेफ्टिनेंट जनरल कोई पनाग है, रिटायर्ड है, उनका एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था जिसपे उसने कहा कि हमारे एक ऑफिसर और 2 जवान जो है मारे गए हैं और चाइना 4 हफ्ते से वार्न कर रही है और इंडिया को अपनी फौज उस तरफ नहीं भेजनी चाहिए। खुद इंडिया में जो है इतना इश्तियाल है जो मोदी की पॉलिसी है उसके वजह से। अब बात यह है कि हमारे एक कबूतर जाता है, हमारे कबूतर उस तरफ जाता है बॉर्डर के, तो ये बड़े शोर मचाते हैं, पूरा मीडिया शोर मचाता है कि एक जासूस कबूतर भेज दिया है। यहाँ पर चीनी जो है इनके अफसरों को, फौजियों को मारते हैं और आगे से ये बिल्कुल अब सहमे हुए डरे हुए बैठे हैं। अब इन्होंने ये देखा कि भाई चाइना को की तरफ से लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान के लिए इस तरह के धमकी आमेज LOC पे उन्होंने मास्क खोल दिया। आज फिर एक कश्मीरी जवान जो कि आजाद कश्मीर की तरफ उन्होंने उसको जख्मी कर दिया है। निहत्ते शहरियों पे निहत्ते शहरियों को। लेकिन मैं अभी आपको ये बताऊं कि हमारी फौज ने आज भी जो मीटिंग की है, हम समझते हैं कि अब अगर कोई भी एडवेंचर इनकी तरफ से होगा, पाकिस्तान को एक भरपूर हमला करना चाहिए और उसमें पूरी कौम
पूरी ऑपोजिशन गवर्नमेंट। चले, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर कभी भी जब कभी भी मशरकी सरहद से भारत की तरफ से किसी किस्म की पाकिस्तान को थ्रेट आती है या फिर हालात ख़राब होते हैं तो पूरी कौम अपनी हुकूमत और मुसल्लह अफवाज जो हैं उनकी पुश्त पे खड़ी होती है। और अब भी कोई ऐसा अगर माहौल बनता है, सूरत हाल बनती है तो पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी होगी। आज की शो में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।